नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बढ़ी मुश्किलें। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की होगी सीबीआई जांच। उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के छापे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पंवार और पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर मारे छापे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में उभरती स्टार्टअप संभावनाओं पर आधारित है प्रदर्शनी। 25 स्टार्टअप ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह ने दलहन में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। 2027 तक दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कही बात। नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा विकसित पोर्टल का किया लोकार्पण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति से की मुलाकात। अहम मुद्दों पर किया विचार विमर्श। नेपाल के 2 दिन के दौरे पर हैं एस जयशंकर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताई अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का वॉल रूप और पहली मंजिल पर होगा श्री राम दरबार। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर डालते हैं नजर। तो इस वक्त की अहम खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई मुश्किलों से घिरते नजर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा घोटाले के बाद अब आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में नकली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट करवाने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इससे पहले एलजी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ जीवन रक्षक दवाओं सहित गैर मानक दवाओं की खरीद और आपूर्ति की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली विभाग के स्वास्थ्य विभाग के तहत केंद्रीय खरीद एजेंसी से सरकारी अस्पतालों में इस तरह की नकली दवाइयों की आपूर्ति की गई थी। और दिल्ली आबकारी नीति घोटाले और इससे जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार सम्मन भेजा गया, लेकिन वे इस बार भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले पिछले वर्ष नवंबर और दिसंबर में वे निदेशालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे और ईडी के सामने पेश न होने से बच रहे अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस वार्ता कर सम्मन को ही गैर कानूनी बता दिया। जबकि भाजपा का कहना है कि केजरीवाल को जांच एजेंसियों का सामना करना होगा, जबकि वे पूछताछ से बच रहे हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घोटालों का बादशाह बताया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लूट के पैसों का हिसाब देना होगा। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, दवाई के बाद अब मोहल्ला क्लिनिक टेस्ट के ऊपर भी सीबीआई। शर्मनाक है अरविंद केजरीवाल, आपके सारे एक्ट जो हैं वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आप घोटालों के बादशाह हैं, सलाम है आपको। आपने तो नटवरलाल और चार्ल्स शोभराज को भी पीछे छोड़ दिया। आप अभी अस्पतालों में नकली दवाइयों का मामला थमा नहीं है, उसकी जांच चल रही है। अब तो एक्सरे रिपोर्ट भी नकली। मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ कागज भरे गए, प्राइवेट लैब से पैसे लिए गए और रिपोर्ट जमा करा दी। एक ही नंबर पर 300 रिपोर्ट। नंबर भी अधूरा है, खाली एक नंबर लिख दिया मोबाइल नंबर के नाम पर 9, और उस पर 185 टेस्ट कर दिए। इतनी आदमी बीमारी तो आदमी के शरीर में नहीं थी जितने एक आदमी पर टेस्ट कर दिए इन्होंने।
तो सैकड़ों करोड़ रुपए का ये घोटाला है। सीबीआई जांच की मांग हमने की थी, माननीय उपराज्यपाल ने इसको स्वीकृत किया है। मेरा मानना है अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये घोटाला उनकी सहमति से हुआ, क्योंकि 2022 से ये विषय उनकी जानकारी में था। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य सचिव को हटाना चाहिए उनको। अधिकारियों पे दोष मढ़ना आसान काम है, वो एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आप उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और आज के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बचेंगे नहीं। सबको इसका जवाब देना पड़ेगा, आपको इस पैसों का हिसाब देना पड़ेगा कि आखिर ये लूट का पैसा गया कहाँ। तो ये थे वीरेंद्र सचदेवा जी जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आबकारी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी की प्रक्रिया कानूनी है, केजरीवाल को इसमें सहयोग करना चाहिए। ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे। आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। गिरीश निशाना और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गिरीश, पूरी कानूनी प्रक्रिया को ही गैर कानूनी यहां पर बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पहले तो कहते थे कि कोई भी अगर कुछ घपला होता है तो उस पर जांच होनी जरूरी है, कानून का सम्मान करना जरूरी है, और यहां पर लगातार संबंध जा रहे हैं और वो पूछताछ के लिए आ नहीं रहे हैं। क्या कहना है उनका? देखिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताया कि ये पूरी तरह से इलीगल सब तमाम चीजें हैं। किस तरह से ये इलीगल हैं, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता बांसुरी स्वराज। मैडम, किस तरह से आज केजरीवाल जी ने कहा ये पूरा इलीगल है? देखिए, आम आदमी के आवरण में केजरीवाल जी बहुत ही खास आदमी हैं और वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रस्त हैं। इसीलिए वो तय कर रहे हैं कि समन लीगल है कि इलीगल है, जांच प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। वो समन में नहीं, वो जांच में जुड़ नहीं रहे और ईडी को ऐसा रिस्पांस लिख के कहते कि भाई प्रश्नावली आप भेज दीजिए मुझे। ये सामान्य व्यक्ति कभी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को कहना चाहूंगी कि देश का कानून मुख्यमंत्री या सामान्य व्यक्ति सब पर समानता से बराबर लागू होता है। अब रही बात लीगैलिटी ऑफ द समन्स, सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी किसी को भी बुला सकती है जांच के लिए, और सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट के तहत ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि अगर ईडी ने आपको बुलाया है, समन करा है, तो आपको पेश होना ही है और पूरी सच्चाई से जवाब देना है। लेकिन केजरीवाल जी 3 समन्स के बावजूद सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 की अवहेलना करे जा रहे हैं। कभी वो बहाना बना देते चुनाव प्रचार का, कभी वो बहाना बना देते हैं कि वो 10 दिन की मेडिटेशन विपासना वर्कशॉप में जा रहे हैं। इस बार तो उन्होंने बहाना भी नहीं बनाया, बहुत ही उद्दंड रिप्लाई लिखा है, बहुत ही उद्दंड पत्र लिखा ईडी को, ये कह के कि मैं नहीं आऊंगा। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि वो इतने लापरवाह नेता क्यों बन गए हैं? उनको फर्क नहीं पड़ता कि देश की कचहरियों ने 7 बार माननीय मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट करी है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि संजय सिंह जी की भी बेल कचहरी ने रिजेक्ट करी है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस देश की अलग अलग कचहरियों ने, यानी ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने इस्टेब्लिश कर दी है शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लगता है गिरीश, वो बच रहे हैं ईडी की जांच से। जी, मैं कहूंगी भाग रहे हैं ईडी की जांच से। नवंबर 2012 का 24 नवंबर 2012 का एक ट्वीट है सोशल मीडिया पे, जहां केजरीवाल जी ने ये कहा है कि वो खुद को बहुत शर्मसार महसूस करते हैं अगर किसी राजनेता को बार बार ईडी या सीबीआई का समन भेजा जाए और वो जांच में ना जुड़े। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल जी से, क्या वो इतने खास आदमी हैं कि नसीहत केवल दूसरे राजनीतिक दलों के राजनेताओं पे लागू होती है और स्वयं उन पर खुद पर नहीं लागू होती क्या? पहले दवाइयों की घोटाला, अब सीबीआई की जांच जो है टेस्टिंग पर भी आ चुकी है। ये तो बहुत ही शर्मसार करने वाला और बहुत गंभीर घोटाला है। इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर ही नहीं जाते थे। उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी और अपने अटेंडेंस में वही वीडियो रोज रोज चलाते थे, यानी मरीजों को जो देख रहा था और जिसने दवाई दी या टेस्ट प्रिस्क्राइब करे वो डॉक्टर ही नहीं था, वो क्लेरिकल स्टाफ था, कंपाउंडर था। और इस स्कैम का दूसरा पहलू देखिए आप,
अपनी चुनिंदा आम आदमी पार्टी की चुनी हुई कुछ प्राइवेट लैब्स को बेनिफिट करने के लिए 3100 से ज्यादा टेस्ट्स फर्जी पेशेंट्स के नाम पे फर्जी मोबाइल नंबरों में, यानी 9 नंबर ले लीजिए, उसको 10 बार लिख दीजिए 99999, उसमें 3100 टेस्ट प्रिस्क्राइब करे। 20,000 टेस्ट विजिलेंस रिपोर्ट के हिसाब से 20,000 टेस्ट 0 नंबर यानी 0 को 10 बार लिख लीजिए 0000 या ब्लैंक मोबाइल नंबरों पर प्रिस्क्राइब करे गए। तो डॉक्टर आता नहीं था, मरीज फर्जी, टेस्ट फर्जी और केवल एक भ्रष्टाचार यहां पर करा जा रहा था जहां लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। मैं स्वागत करती हूं आदरणीय एलजी साहब के इस निर्णय का कि उन्होंने कहा है कि इसमें सीबीआई की जांच हो। लेकिन दिल्ली सरकार तो आम आदमी जो बिल्कुल। सरकार है बन के आई थी, ईमानदारी की बात कर। जी बिल्कुल, ये तो वो चुनिंदा सरकार है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे चुनी गई थी, लेकिन आज के दिन सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और आप ये देख लीजिए, आज तो आम आदमी पार्टी केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार इसके लिए जानी जाती है। बिल्कुल गिरीश, यहाँ पर जिस ईमानदारी की बात लगातार अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ तौर पर धूमिल होती जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा जवाब उन्हें यहाँ पे दिल्ली की जनता को देना होगा कि क्यों किस तरह से लगातार एक के बाद एक इतने शर्मनाक घोटाले सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 223 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने 2022 में तत्कालीन वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ विभाग के बैंक खाते से फर्जी खाते में 223 करोड़ स्थानांतरित करने का मामला दर्ज किया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। और नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले पूरा मामला क्या है ये? देखिए, ये आपको बता दें कि 2 अधिकारी हैं जिसमें पारसनाथ यादव हैं और इसके अलावा एक अलम सिंह है। ये दोनों अधिकारी दिल्ली सरकार के वन विभाग डिपार्टमेंट में थे और उस समय वरिष्ठ लेखा अधिकारी थे और अलम सिंह है जो सहायक लेखा अधिकारी उस समय पद पर थे। इन्होंने पहाड़गंज में एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, वहां पर एक नकली पत्र पेश किया था और उसके माध्यम से उसी शाखा में 223 करोड़ रुपए इन्होंने डाल लिए थे। एक नकली खाता बनाया गया था, खासतौर से उस खाते का भी आपको नाम बता दें कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के नाम से ये नकली खाता बनाया गया था और सारे के सारे जो पैसे हैं वो उस नकली खाते में डाल दिए गए और उसका जो प्रयोग है वो किया गया। सीबीआई ने इसमें जांच की थी और 2023 में सीबीआई ने अनुमति भी मांगी थी एलजी महोदय से और अब एलजी महोदय ने अनुमति की कह सकते हैं कि अनुशंसा है वो कर दी है और जांच को सीबीआई से कहा है कि इसकी विस्तृत तरीके से जांच की जाए। और इस समय पारसनाथ यादव पीतमपुरा के महावीर स्वामी जो अस्पताल है वहां लेखाधिकारी हैं। इसके अलावा जो पारसनाथ हैं, क्षमा चाहूंगा कि इस समय दिल्ली सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय में है और जो अलम सिंह है वो पीतमपुरा के महावीर स्वामी अस्पताल में लेखाधिकारी हैं। इसके साथ साथ ही एक और मामले में एलजी महोदय ने जांच की अनुशंसा की है सीबीआई को। वो स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 2 महिलाएं हैं जो खासतौर से चंचल रानी और इसके अलावा रजनेश वर्मा, ये नर्सिंग ऑफिसर थे और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने लाइट ड्यूटी के नाम पर 60,000 रुपए की जो रिश्वत है वो मांगी थी और इस समय वर्तमान में भी ये लोग तैनात हैं, जिसमें जो चंचल रानी है वो गुरु नानक नेत्र केंद्र है वहां पर तैनात है और इसके अलावा रजनेश वर्मा अरुणा आसफ अली जो अस्पताल है वहां पर तैनात है। तो ये 2 बड़ी खबर हैं। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के वन विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है और दिल्ली सरकार ने उस अधिकारी को अपने प्रधान लेखा कार्यालय में लेखा अधिकारी बना रखा है। तो ये एक बड़ा करप्शन है और इस पर सीबीआई जांच की जो अनुशंसा है वो अब उपराज्यपाल महोदय ने कर दिया और सीबीआई जल्द ही इसमें अपनी जांच शुरू करेगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो घोटाले कर रहे हैं वो इतने बड़े पद पर खुद ही इस वक्त बैठे हुए हैं, इसको लेकर काफी गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।
और खबरों में आगे बढ़े तो प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में पूर्व इनेलो विधायक दिलबाग सिंह और कुछ अन्य के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत यमुनानगर, सोनीपत, मोहाली, फरीदाबाद, चंडीगढ़ और करनाल में ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। और अब बात ताजा खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का काम करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि मूंग और चने में देश ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी दलहन का आयात करना हमारे लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि के क्षेत्र में दलहन का उत्पादन करने वाले किसानों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मा डालते हुए 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है। आज की ये शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है। ये बात सही है कि मूंग और चने में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, परंतु बाकी दलहन आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के अंदर जहां पानी की उपलब्धता भी बढ़ रही है, 2023 में आजादी के 75 साल के बाद दलहन का आयात करना हम सब के लिए सम्मानजनक नहीं है। इसलिए मोदी जी ने दलहन के क्षेत्र पर एक बड़ा दलहन उत्पादन करने वाले किसानों पर एक बड़ा जिम्मा डाला है कि 2027 तक दलहन के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो। और गृह मंत्री ने कहा कि जो भी किसान खेती से पहले ही नेफेड और एनसीसीएफ में पंजीकरण करवाएंगे, उनकी दलहन को गृह मंत्री 100% एमएसपी पर खरीद का उन्होंने आश्वासन दिया। हमने निश्चित कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही नाफेड और एनसीसीएफ से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसकी दलहन को 100% खरीद कर लिया जाएगा। अब आपको इसकी चिंता करने की जरूरत है। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आज से ऐतिहासिक मेगा स्टार्टअप एक्सपो शुरू होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सपो को लेकर स्थानीय लोगों में, विशेषकर युवाओं में खासा उत्साह है। युवाओं ने उम्मीद जताई कि एक्सपो से राज्य में रोजगार की एक नई राह खुलेगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो शुरू होने जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर के लिए एक अग्रणी उद्यम का प्रतीक है। गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा और भारत के विज्ञान, शिक्षा और उद्योग जगत के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहेंगे। उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के तहत BIRAC, DBT और CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक्सपो में उत्तर भारत के 25 स्टार्टअप प्रदर्शित किए जाएंगे। ये नव प्रवर्तक कृषि, औद्योगिक, जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण, खाद्य प्रौद्योगिकी, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सुगंध और अंतरिक्ष में फैले अपने अभूतपूर्व कार्य का अनावरण करेंगे। Startup does not mean only IT, because incidentally it came from abroad, got landed in Bengaluru and got identified with IT. So this aroma, this vaccine, these are all examples of non-IT startups, which might require a skill of a different nature, not necessarily an IITian. And that is one reason why
they are choosing B towns to have these expos. आयोजन का मुख्य उद्देश्य नव प्रवर्तन, सहयोग और विकास को बढ़ावा देते हुए नवोदित उद्यमियों और अनुभवी आकाओं के लिए एक अभिसरण बिंदु बनाना है। चयनित स्टार्टअप एक्सपो के दौरान विभिन्न नवाचार प्रस्तुत करेंगे, जिससे उपस्थित लोगों को अत्याधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव मिलेगा। Just about 350 startups in 2014, we are more than 1 lakh. And that has also paved the way and sort of tried to give a different direction to the Indian mindset that there is livelihood outside the government job, which could be sometimes much more lucrative. व्यवसायिक क्षेत्र से परे ये एक्सपो जम्मू क्षेत्र के स्थानीय युवाओं, छात्रों, उभरते उद्यमियों, युवा किसानों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इस तरह के आयोजनों का अंतिम लक्ष्य युवाओं को स्टार्टअप करियर के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता की यात्रा में योगदान दिया जा सके। कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो से नवाचार और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस आयोजन में उत्तर भारत के कुल 25 स्टार्टअप हिस्सा लेंगे, जो नवाचार में नए मुकाम हासिल करने, बदलाव को अपनाने और आत्मनिर्भर भविष्य का रास्ता खोलने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और आइए अब लिए चलते हैं आपको रामनगरी अयोध्या। तो तैयार है अयोध्या धाम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर से जुड़ी विशेषताओं की जानकारी दी है। आइए आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट तथा ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंबे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। और परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त से निषादाराज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं तथा वहां जटायु प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं होगा। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। और मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्प्लिकेटेड कंक्रीट बिछाई गई है और इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती के नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट भी बनाई गई है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर न्यूनतम निर्भरता रहे। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र यानी कि पिलग्रिमेज फैसिलिटी सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों का सम्मान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी होगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परंपरानुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में
70% क्षेत्र सदा हरित रहेगा। और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य किस तरह से चल रहा है और 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या है तैयारी, इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। मेरे साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी चल रही है अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या पूरे विश्व में इस वक्त विख्यात हो रहा है। चंपत राय जी, क्या कुछ तैयारी चल रही है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो न्यूनतम चाहिए वो तो पूरा हो ही गया है और न्यूनतम से काफी आगे बढ़ रहे हैं। गर्भगृह तैयार हो गया, गर्भगृह के दरवाजे तैयार हो गए, जिस विग्रह की स्थापना होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो विग्रह चयन कर लिया गया है। जिस स्थान पर पूजन होगा वो स्थान, यज्ञशालाएं, हवन कुंड, ये सब काम काफ़ी आगे बढ़ गया है और मकर संक्रांति से पूजन विधि प्रारंभ हो जाएगी और कम से कम 50 प्रकार के 50 फैमिलीज के वृक्ष अंदर हैं, सबका संरक्षण हुआ है। 70 एकड़ जमीन में 30% अधिक से अधिक कंस्ट्रक्शन होगा, बाकी सब तो ओपन टू स्काई है। ओपन टू स्काई का मतलब है पर्यावरण का संरक्षण है। तो ये थे तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी और इन्होंने काफी विस्तार से बताया कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और किस तरह से मंदिर बनाया जाएगा और किस तरह का आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन राधेश्याम के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, अयोध्या। और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर पूरे देश और दुनिया में लोग में भारी उत्साह है और प्रसन्नता है। मंदिर जितना दिव्य है उतना ही भव्य स्तर पर इसका निर्माण कार्य हो रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर आस्था के साथ साथ अपनी वास्तुकला को लेकर भी चर्चा में है। अयोध्या के मंदिर का निर्माण जिस शैली में हो रहा है उसे नागर शैली कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि वास्तुकला की दृष्टि से नागर शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं। नागर शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा प्रदान की गई। शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के 8 प्रमुख अंग होते हैं। मूलाधार, जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है। मसूरक, नींव और दीवारों के बीच का भाग। जंघा, दीवारें, विशेषकर गर्भगृह की दीवारें। कपोत, कार्निस, शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग। ग्रीवा, शिखर का ऊपरी भाग। वर्तुलाकार आमलक, शिखर के शीर्ष पर कलश के नीचे का भाग। कलश, शिखर का शीर्ष भाग। 5वीं शताब्दी में मंदिरों में सरल घुमावदार शिखरों का उपयोग शुरू हुआ। ऐसे शुरुआती मंदिरों को प्रारंभिक नागर शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया। प्रारंभिक नागर शैली 7वीं शताब्दी में मुख्यधारा नागर शैली में परिवर्तित हो गई। नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे बड़ा उदाहरण महाबोधि मंदिर है। नागर शैली का क्षेत्र उत्तर भारत में नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र तक है, परंतु ये कहीं कहीं अपनी सीमाओं से आगे भी विस्तारित हो गई। नागर शैली के प्रसिद्ध मंदिर आपको बताते हैं। कन्नरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश या फिर दिलवाड़ा के मंदिर आबू पर्वत राजस्थान। सोमनाथ मंदिर सोमनाथ गुजरात में जो स्थित है। तो नागर शैली की विशेषताएं की एक झलक हमने आपको प्रस्तुत की और इसी शैली को ध्यान में रखते हुए रामलला के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और आइए अब सीधे रुक करते हैं अयोध्या का। अश्विनी मिश्र इस वक्त वहां मौजूद है। अश्विनी, जिस दिव्यता की भव्यता की बात लगातार हो रही है कि अद्भुत तरीके से इस राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो ऐसे ही नहीं किया जा रहा। जो विशेषताओं का ब्यौरा और जो जानकारी यहाँ पर साझा की गई है मीडिया से के माध्यम से दर्शकों के लिए, वाकई अविश्वसनीय होने जा रहा है इस निर्माण कार्य। किस तरह से आप इस वक्त वहां पर हलचल देख रहे हैं? मकर संक्रांति से तो पूजा की शुरुआत हो जाएगी।
तो इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हैं अयोध्या में, रामलला की नगरी अयोध्या, जहां पर भव्य निर्माण किया जा रहा है रामलला के मंदिर का। जितना दिव्य, भव्य और अविश्वसनीय इसकी शैली है, निर्माण शैली, उसकी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध की जा रही है। नागर शैली के जरिए इसका निर्माण किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा इतिहास रहा है, उसकी संस्कृति की झलक इस निर्माण में, इस मंदिर में साफ तौर पर नजर आएगी। लेकिन आज की जो आधुनिकतावाद है, जो आधुनिक चीज़ें हैं, उनको भी ध्यान रखा गया है इसके निर्माण में। किसी भी संसाधन के लिए बाहरी संसाधन पर आत्मनिर्भरता ना हो, उसकी ज़रूरत ना पड़े, इसका ध्यान रखा जा रहा है। बात पानी की हो या फिर विद्युत की हो, जल संसाधन की हो, आराम की हो, जो तमाम लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचेंगे पूरे विश्व से, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर भी तमाम चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर सीधे अयोध्या का रुख करते हैं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी, जिस अविश्वसनीय कल्पना की हम बात देख रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, जितना अविश्वसनीय और अद्भुत होने जा रहा है ये रामलला का मंदिर, उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को। आप वहाँ मौजूद हैं, किस तरह से ये पूरा निर्माण कार्य तेज प्रगति से आगे बढ़ रहा है, जो कि मकर संक्रांति से पूजन की भी शुरुआत हो जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी जय, अगर देखें तो हम खुद भगवान श्री राम के भव्य दिव्य जो मंदिर है वहीं पर खड़े हैं। यहाँ से लगभग आप देखें प्रथम तल के निर्माण कार्य का पूरा अवसंरचना तैयार हो चुकी है। प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। फर्शों पर जो है घिसावट और अन्य अलंकरण का काम चल रहा है। यहाँ जो सीधे आप देख रहे हैं ये सिंहद्वार है, महासिंहद्वार है। यहाँ से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर लोग जो है भगवान श्री राम की मूर्ति के जो गर्भगृह में अवस्थित की जाएगी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके लिए वो प्रवेश कर सकेंगे। महासिंहद्वार से वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद इस पूरे के पूरे अगर मंदिर में देखें तो 5 गुंबद हैं और गर्भगृह सबसे पीछे वाले पोर्शन में है। सबसे अग्रभाग में सिंहद्वार और सबसे पीछे के भाग में जो है गर्भगृह है। जो दीवार है, दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। भारतीय वास्तु परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। जो सिंहद्वार के अलावा अन्य द्वार है, जो प्रमुख द्वार है, उस पर जो है सोने के पत्तल की चढ़ाई की जा रही है। सोने के पत्तल उस पर चढ़ाए जा रहे हैं। मूर्तियाँ उकेरी गई और उसके ऊपर सुसज्जित किया जा रहा है उसे स्वर्ण पत्तलों से। तो अद्भुत ये वास्तु का नमूना होगा। अद्भुत तरीके से ये इस क्षेत्र के लिए होगा। धार्मिक पर्यटन के अलावा जिसको कहें तो ये सनातन संस्कृति के नाभि केंद्र के रूप में होगा। और सबको इंतजार है 22 तारीख का, जब भगवान श्री राम लला के बाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की 5 सदियों की आकांक्षा भी साकार होगी, जब यहाँ पर भगवान दिव्य नव्य भव्य मंदिर में पधारेंगे। अगर तैयारियों की बात करें तो 15 तारीख से मकर संक्रांति से लेकर ये पूजा पद्धति षोडशोपचार विधि के अनुसार अलग अलग तरीकों से जो वैदिक परंपरा है उस तरीके से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और जिसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। जया, बिल्कुल जिस तरह से आप दिखा रहे थे, जिस दिव्यता और भव्यता की हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर साक्षात रूप से देख पा रहे हैं। लेकिन अश्विनी, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जितनी परंपरागत शैली से, नागर शैली से इसका निर्माण कार्य हो रहा है, जो आधुनिकता का भी संगम देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सुविधाएं यहाँ पर को लेकर केंद्र यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, जो करोड़ों की संख्या में जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे, क्या कुछ उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं सीधे रामलला की नगरी में पहुँचने के लिए। जया, जब जो जिस नागर शैली की आप बात कर रही हैं, नागर शैली संपूर्ण उत्तर भारत के जो हिंदू मंदिर है उनके मंदिरों की प्रमुख नागर शैली ही है। और जो उसका महा आधार होता है वो यहाँ पर बेहद अद्भुत है। वो भी हम विशिष्टतापूर्ण दिखाना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है, मंदिर का नीचे जब इस मंदिर की आयु तकरीबन कोशिश की गई कि 1000 वर्ष के आसपास हो, तो सबसे बड़ी बात चुनौती ये थी कि इसका आधार किस तरीके का हो। आधार जो है लगभग 25 फीट, 15 फीट, 20 फीट नीचे तक खुदाई की गई, सारी मिट्टी निकाली गई, क्योंकि इससे नीचे कभी शताब्दियों पहले, सहस्राब्दियों पहले सरयू की धारा हुआ करती थी, तो नीचे का स्थल जो है वो बालू का था। तो चुनौती थी कि बहुत
दीर्घकालिक 1000 साल के अगर मंदिर बनाया जाए तो इसका आधार जो है किस तरीके का हो। तो 25 फुट लंबी मोटी, जिसको कंक्रीट का एक शैल पिंड कहते हैं, एक पूरा का पूरा इस मंदिर के आधार के लिए एक कंक्रीट का स्तंभ बना, स्तंभ नहीं कहेंगे उसको, आप समझिए कि पूरा का पूरा वो पत्थर तैयार किया गया और उस विशाल आकार पर फिर ये मंदिर शुरू किया गया। और अब उसके बाद ये प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम तल के निर्माण कार्य में अनेक विशिष्टताएं हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर जोशी भी हैं। चंद्रशेखर, अगर देखें तो इस पूरे मंदिर परिसर में खास तौर से वास्तु के साथ साथ अद्भुत समन्वय किया गया है पर्यावरण हितैषी इसे स्वरूप देने के लिए। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जब हमारी चंपत राय जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि करीब 70% इसका हिस्सा होगा जो पूरी तरह से ग्रीन हिस्सा होगा, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसमें जो धार्मिक पहलू है उसका तो पूरा ध्यान रखा गया है। जगह जगह मूर्तियाँ होंगी। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई सारे ऋषि मुनियों के यहाँ पर आश्रम होंगे। साथ ही साथ ये एक हाईटेक तकनीक के साथ बनाया जा रहा है। इसमें लोहे का बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कंक्रीट का इस्तेमाल भी केवल ग्राउंड के नीचे हो रहा है, ऊपर में कोई लोहे का इस्तेमाल नहीं है। और पूरी जो कोशिश है वो इसको पूरा इंडिपेंडेंट बनाने की है। इस पूरे मंदिर को, इसका अपना पावर हाउस होगा, अपना सीवेज प्लांट होगा, अपना वाटर प्लांट इसका होगा और साथ ही साथ करीब 25,000 लोग यहाँ पर एक वक्त पर आ सकते हैं। उस पूरी यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। तो 22 तारीख को लेकर के ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है और दर्शकों को अब तो हमने ये मंदिर भी दिखा दिया है। और ये मंदिर आप देखिए कितना भव्य ये बन रहा है पूरी दुनिया में, और भारत का जो वैभव है पूरी दुनिया में अब अयोध्या के इसी मंदिर के जरिए जाने वाला है। जी जया, बिल्कुल। तो ये जो पूरा वैभव है भारत का, ये रामलला के इस मंदिर के निर्माण कार्य बहुत तेज प्रगति से आगे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी और चंद्रशेखर जोशी फिलहाल मिड डे प्राइम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी को इंतज़ार है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, और जिस तरह से हमने बताया कि मकर संक्रांति से जो पूजन प्रक्रिया है उसकी भी शुरुआत हो जाएगी और सभी को इंतज़ार होगा 22 तारीख का। लगातार अयोध्या से हम आपको स्पेशल लाइव कवरेज भी दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सयानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक में उत्तर प्रदेश और बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और मुंबई में एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में जितेंद्र आव्हाड के बयान के लेकर लोगों में खासा रोष है। पुणे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एनसीपी शरद पवार गुट के नेता के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुंबई में भी भाजपा नेता राम कदम ने भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले बयान के लिए एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता राम कदम ने लोगों की भावना को आहत करने वाले बयान पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये जितेंद्र आव्हाड का बयान भी सोची समझी राजनीति के तहत किया गया है। राम कदम ने कहा कि किसी एक संप्रदाय को खुश करने के लिए बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता है। सोची समझी उनकी राजनीति है,
उनका ये षड्यंत्र है, उनकी ओछी राजनीति करने का तरीका है। बार बार हिंदू धर्म, हिंदू समाज का मजाक उड़ाओ, उनकी भावनाओं को आहत करो, और वह आहत करते समय किसी एक संप्रदाय को खुश करो। ये वोट जुटाने की राजनीति में तुम हिंदू धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। शिकायत दर्ज कराने पहुंची भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि पुलिस ने आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जांच कर जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को हमने शिकायत दी, पुलिस के वरिष्ठ आला कमान से बात की, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि वीडियो फुटेज की जांच करके उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी धारा लगाई जाएगी। धारा के अनुसार जो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी होगी, उन्हें पूरी तरह से कठोर दंड मिलेगा। और ये देखिए, ये प्रभु रामचंद्र जी ने दिए हुए आदर्श राम राज्य पर चलने वाली वर्तमान सरकार है। ये शिंदे जी और फडणवीस जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। अजीत दादा भी हमारे साथ है। तो ये कोई उद्धव ठाकरे जैसी सोई हुई सरकार नहीं है। इस महाराष्ट्र की भूमि पर हम देवी देवताओं का अपमान न किसी को करने देंगे, और यदि किसी ने किया तो ना उसको छोड़ेंगे। और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस आज कांग्रेस में शामिल हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में वाईएस शर्मिला कांग्रेस के साथ जुड़ गई। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की बहन है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जो किसी वजह से भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश भर में घूम रही है। जब आईईसी वैन जमशेदपुर पहुंची तो वहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जमशेदपुर के गोलमुरी, नावदा बस्ती और आनंद नगर में एलईडी वैन के पहुंचने पर लोगों में खासा जोश देखने को मिला। मौके पर आयुष्मान और ई श्रमिक कार्ड के साथ ही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की लाभुक अर्चना शर्मा ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई। हम यहाँ पे आए हैं अपना आधार का एड्रेस चेंज कराने के लिए आए हैं, और हम आयुष्मान कार्ड बनाए, उससे भी बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। इस दौरान संगीता देवी, सोनी एंथनो और सोना देवी ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव से लोगों को अवगत कराया। मैं खाना बनाते धुआं होते हैं, इसलिए पति को खाना बनाने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं गैस के लिए अप्लाई की हूँ। मेरे राशन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड है और ई श्रम कार्ड का योजना भी फैसिलिटी मिल रहा है। मैं अपने बच्चे का भी अपडेट कराने के लिए आई हूँ और मैं यहीं पे रहती हूँ। मेरा राशन कार्ड भी है और फिर मुझे राशन भी प्रत्येक महीने अच्छे से मिलता है। राशन कार्ड बना हुआ है, राशन उठाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनल है। यहाँ महिला लाभुकों की संख्या काफी नजर आई और हर कोई केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति उत्साहित भी दिखी। लाभुक सुनीता देवी और गीता देवी ने भी कहा कि कैसे आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से उनकी जिंदगी की राह आसान हुई है। आंगनबाड़ी का सही का लाभ मिला और आयुष्मान कार्ड बना, राशन कार्ड भी है, राशन कार्ड मिल भी रहा है, राशन मिल भी रहा है मेरे को। गैस सिलेंडर मिला हुआ है मोदी सरकार से, और जो धुआं से हम काम करते थे, कोयला चूल्हा से झोंक के, वो सब अब धुआं का तो दरकार नहीं है। कार्यक्रम के दौरान लोगों को वैन के जरिए केंद्र की योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें 2047 तक। इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। इस प्रकार के फैक्ट्स सामने आए हैं कि जो उनकी तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में
सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, यह वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी हैं कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन proceedings may be initiated against the project director OLS outsource lab services। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, यह सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। एंड अदर्स ऑफ द OLS ब्रांच फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल LG which could have led to the loss of exchequer। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेस करके टेस्टिंग करा दी गई। A detailed vigilance inquiry may be conducted to bring out the quantum of loss of the exchequer to the collusion of the director and support staff with the private agencies। अब जो उपराज्यपाल महोदय ने ये लिखा है और ये अब पब्लिक डोमेन में है मीडिया में, उसके बिंदु क्रमांक 33 पे देखें तो लिखा हुआ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट वर रिकमेंडेड प्राइमा फेसी टू द घोस्ट पेशेंट, यानी जिनका अस्तित्व ही नहीं था। यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का झोल होने की संभावना नहीं है। पर यहां पर फिर इंपेरिकल डाटा प्रूविंग एंट्री ऑफ द फेक मोबाइल नंबर्स, ब्लैंक मोबाइल नंबर्स ऑफ द फिक्टिशियस पेशेंट्स, fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with the widespread corruption, manipulation of the documents, forgery of the record with the sole intention to loot the government exchequer and extended under the benefit of the private parties operating at AAMC as well as the dispensaries, polyclinic and hospitals of the Delhi government। यानी अब ये बहुत साफ हो गया कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है, कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। अब हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं।
साहब बवाली अब सवाली बन गए, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही, अब ये मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बताइए आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे, ये नेता का किरदार है। 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे, यह जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व का किरदार है। इसलिए मैंने कहा, और याद करिए 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था, जिसमें इनकी सर्वोच्च समिति के सदस्य थे, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए, और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए, वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई। उन्हें यह बात पता है, इसलिए यह मैं कह सकता हूं कि यह उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है। बाई कंसिस्टेंटली अवॉइडिंग टू अपीयर बिफोर द एजेंसीज इज नथिंग बट इज एन टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीगल फॉल्ट। जांच एजेंसी के सामने अनेक बहाने बनाकर अनुपस्थिति रखना प्रकारांतर से उनकी अपनी गलती या भ्रष्टाचार की स्वीकारोक्ति है। और पुनः यह एक विचित्र भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें जांच शुरू होते ही पॉलिसी विड्रॉ कर ली गई थी, और पॉलिसी विड्रॉ करने के बाद उसको डिफेंड किया जाता है मीडिया में आके। आपने ऐसी, यह है नई राजनीति, यह नई राजनीति का किरदार है। जो कहते हैं कि आज ही उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हर हाल में वो रहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी यह जांच एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय तय करेगा, परंतु हर हाल में रहेंगे यह शब्द बोलने का अर्थ होता है कि मतलब आप कहीं पर भी रहेंगे, यानी अगर कानूनी कार्रवाई भी हो गई, यदि किसी कारणवश वो यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको अपने साथियों के साथ वहां पहुंचना पड़ा, तो आप वहां से भी कह रहे हैं कि आप शासन करेंगे। मतलब मुझे ऑन द लाइटर नोट याद आता है, जब ये जेल जाने का विषय आता है तो बहुत आरोप लगाए जाते हैं हमारे ऊपर। और श्री लालू प्रसाद यादव जी तो 1997 में जेल चले गए थे, तब तो भाजपा की सरकार कभी नहीं आई थी, और मोदी जी उस समय तक तो भाजपा के शायद राष्ट्रीय महासचिव ही थे, और अमित शाह जी का तो शायद बहुतों ने नाम भी नहीं सुना होगा उस जमाने में। वो आरोप लगाते हैं 2014 के बाद। पर मुझे याद आता है उस समय पत्रकारों ने पूछा था, आप लोग जाके चेक करिएगा लालू जी से, कि आप अब कैसे शासन चलाएंगे? तो कहते जलवेश चलाएंगे। तो उन्होंने पूछा मतलब क्या जेल से? उन्होंने कहा नहीं, मतलब उनके साथियों ने कहा मतलब वो कह रहे हैं जलवे से ही जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। मगर आज तो लग रहा है जो आम आदमी पार्टी के नए किरदार में तो ये वाकई कह रहे हैं हम जलवेश चलाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को इस जांच, दवा की जांच, मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले के ऊपर जवाब देना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि आप एजेंसी के पास जाने से इसलिए डर रहे हैं कि तेरी उल्फत में हूं बैठा इतने राज छुपाए कि अगर नजर मिले तो कदम डगमगाए। तो उन्हें पता है कि जैसे ही सवालों से नजर मिलेगी तो कदम डगमगा जाएंगे। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि भारत की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और मतलब नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों पक्षों के ऊपर नई राजनीति का किरदार तार तार हो गया है। धन्यवाद।
वैसे अभी उन्होंने हाल में जहां जहां चुनाव प्रचार किया है तो जब्ती का रिकॉर्ड बनाया है। तो मुझे लगता है कि जितनी जमानतें जब्त करवाई हैं उन्होंने पिछले अभी इन 3 चुनावों में, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जिसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने का प्रयास करना, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हां, उनको ऐसा लगता होगा, परंतु मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी भी चीज की जांच का जवाब देने का चुनाव प्रचार से क्या संबंध है? और ये लोग तो जिन पे आरोप लगाते थे आज उनके साथ खड़े हैं, मतलब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, वो तो जाके फिर भी अपना जवाब दे आए थे। ये केजरीवाल जी नए राजनीति के नए किरदार, नई नवेली अजब अलबेली पार्टी के अलंबरदार, उनसे भी बड़े हो गए हैं। तो मतलब ये तथाकथित इंडी गठबंधन में ये है कि मैं तुमसे बड़ा, अरे उन्होंने तो ये कहा था कि ईडी घर पे क्यों नहीं आ गई। याद करिए, कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ने कहा था कि ईडी वालों को उनके घर जाके पूछताछ करनी चाहिए। ये तो उल्टा कह रहे हैं कि ईडी वालों से मैं पूछताछ करूंगा, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल के जवाब दो। ये आप अद्भुत और अविस्मरणीय आपको यह दृश्य दिखाई पड़ेगा। तो भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस तरह वक्त जो मोहल्ला क्लीनिंग में जो बड़ा घोटाला सामने आया है उस पर यहाँ पर केजरीवाल से तीखे सवाल पूछते हुए, फर्जी टेस्ट, फर्जी मरीज, फर्जी डॉक्टर, और अब ऐसे में क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को। इस पूरी खबर पर हम लगातार आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।